जय हिंद साथियों। ये जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और ये जो है ना रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम इसके लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिध्वनि का कारण है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए पे है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी होता है ध्वनि का अवशोषण और ऑप्शन डी इसमें सी दे रखा लेकिन डी होगा ये ऑप्शन। इसका है ध्वनि का चाल। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि ध्वनि का किसी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाना, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया राइट, जो हो गया वो है ध्वनि का परावर्तन। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नंबर 2 पे है झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है उसका यानी कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी उसका आवर्तकाल घट जाएगा, ऑप्शन सी है वो अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी है इनमें से यानी कि कोई नहीं ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसका जो है यदि व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका जो है ना आवर्तकाल घट जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा। ठीक है नहीं। और फिर इसलिए हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या रहेगा। तो उसका जो आवर्तकाल है ऑप्शन ए पे दे रखा है उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा और ऑप्शन बी पे उसका आवर्तकाल घट जाएगा, ऑप्शन सी पर अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन विकल्प नहीं है। तो इसका जो जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी। उसका जो है ना आवर्तकाल जो है ना अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। इसमें देखते हैं सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन जो ए है इसमें है 1 सेकंड, ऑप्शन बी में है 2 सेकंड, ऑप्शन सी में 3 सेकंड, ऑप्शन डी है जो इसका है 4 सेकंड। तो हम इसका यदि हम राइट आंसर देखें तो इसका आंसर है 2 सेकंड। ठीक है नहीं, इसका आंसर है 2 सेकंड। ठीक। तो अगर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो ये है केशिका नली में यदि जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है तो इसका पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल और तीसरा ऑप्शन है समतल और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तल। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तल। ठीक है नहीं। इसलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर का। तो हम ये देखते हैं इसमें 6 नंबर पर दिया गया है क्वेश्चन कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पृष्ठ तनाव पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि द्रव का घनत्व अधिक हो जाए। तो ऑप्शन ए पे दे रखा है उसका घनत्व जो है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में उसका घनत्व क्या हो जाता है पृष्ठ तनाव जो है ना घट जाता है और ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उसका जो नहीं द्रव का घनत्व अधिक होने पर उसका पृष्ठ तनाव जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए। ठीक है नहीं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखें तो इसका जो है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा उसका होगा उत्तल।
ठीक है नहीं। 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में दिया गया है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ऑप्शन ए पे हमें दे रखा है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी जो है घटता है, ऑप्शन सी में दे रखा है बढ़ता है, ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने से वो घट जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया बी। कौन सा आंसर होगा, बी। क्योंकि आप पढ़ते होंगे कि जो वायुमंडलीय दाब होता है यदि पृथ्वी पर तो वो होता है 1000 मिलीबार दाब होता है। और जैसे जैसे हम वायुमंडल की अगर यदि लंबाई को घटा दी जाए, यदि ऊंचाई को हम ऊंचाई पे पहुंचने लगते हैं तो उसका जो है ना वायु दाब जो है ना कम होने लगता है। यदि हम पृथ्वी पर खड़े होकर यदि वायु दाब की जो मापें तो उसका जो मापन होता है वो होता है 1013 मिलीबार। ठीक है नहीं। तो इसी इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगले नंबर है 9 नंबर। तो 9 नंबर में दिया गया है एक बार बराबर होता है किसके, इसमें पूछा है एक बार किसके बराबर होता है। तो इसमें आंसर दे रखा है, इसमें जो ऑप्शन ए पे है 10⁻⁻5 पास्कल, ऑप्शन बी पे 10⁻7 पास्कल, ऑप्शन सी पे 10⁻5 पास्कल, ऑप्शन डी पे 10⁻4 पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10⁻5 पास्कल। इसमें दोनों ऑप्शन दे गए हैं, 10⁻⁻5 भी, 10 इसमें +5 भी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है 10⁻5 पास्कल। ठीक है नहीं, इसका इसी हिसाब से हो जाएगा आंसर सी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10 नंबर। 10 नंबर में दे रखा है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो कहाँ होगा। किसी वस्तु का यदि भार है तो उसका कहाँ अधिक होगा, जल में, वायु में, निर्वात में, और ऑप्शन डी है जो है कोई नहीं। तो इसका जो सबसे अधिक जो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो ये है होगा निर्वात में। किसी ऑप्शन सी में दे रखा है, ये दे रखा है निर्वात में, किसी वस्तु का सर्वाधिक भार होगा निर्वात में होगा। ठीक है नहीं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखें तो है ऑप्शन नंबर 11। तो ऑप्शन नंबर 11 पे दे रखा है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, कितना है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। तो ऑप्शन ए पे दे रखा 1/4, ऑप्शन बी पे दे रखा 1/81 है, और ऑप्शन सी पे है 1/100, ऑप्शन डी पे 1/1000। ऑप्शन डी कितना है, 1/1000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/81। तो 1/81 कहाँ पर है, वो है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 पे दे रखा है भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू स्थायी उपग्रह, भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चारों ओर चक्कर लगाता है वो ऑप्शन ए में दे रखा है 12 घंटे में, ऑप्शन बी दे रखा है 24 घंटे में, ऑप्शन सी दे रखा है 36 घंटे में, ऑप्शन डी दे रखा है 48 घंटे में। तो इसमें तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 24 घंटे में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कितना, 24 घंटे में भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो 24 घंटे में। तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो होती है ना वो 24 घंटे में जो है ना जिस बिंदु से घूमना स्टार्ट करती है अपने अक्ष पर, तो उसी उसी बिंदु पर आने में उसे 24 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए जो ग्रह घूमता है वो किसी के जो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा वो भी 24 घंटे का समय लेगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे, अगले
अगली वीडियो इससे आगे क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।